अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी, जिसको हमने बहुत सारा पढ़ रखा है, बहुत सारा हमने सुन रखा है और उसकी माजी की मिसालें भी हम देख चुके हैं कि इस थ्योरी का प्रैक्टिकली यानी कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है माजी की मिसालों से। लेकिन मौजूदा दौर में इस थ्योरी को प्रैक्टिकली किसी ने अब दुनिया इम्प्लीमेंट किया है, वो है स्वीडन, जिसने 200 साल अपनी तारीख में जो न्यूट्रलिटी की तारीख थी, नॉन अलाइनमेंट की तारीख थी, उसको दुनिया पसे पुश डालते हुए नेटो को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। और जो नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, उधर जो इसकी हुई है तकरीब एक, जिसमें फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई है, जिसमें स्वीडन को ऑफिशियली नेटो का मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया है, नेटो का हिस्सा ये स्वीडन बन गया है। और एक बहुत ही खुशी का समा था नेटो के हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि जो नेटो के या तो सेक्रेटरी जनरल थे, उनके जो चीफ थे नेटो के, और दूसरी तरफ जो ये प्राइम मिनिस्टर थे स्वीडन के, इन्होंने अलग अलग खिताब किया, जिसमें जो नेटो की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उनके चीफ थे, उन्होंने जो इसमें अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जो रशिया है वो ये चाहता था कि जिस तरह उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, उसकी ये कोशिशें थी कि जितना हो सके नेटो को ख़त्म किया जाए और जो रशिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर व रसूख बढ़ाया जाए, यानी कि मोर रशिया और लेस नेटो। ये उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये रशिया का ख्वाब था कि नेटो कमज़ोर हो जाए, नेटो ख़त्म हो जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली अब पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नेटो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है और ज़्यादा उसके इत्तेहादी बनते जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त स्वीडन के जो शमूलियत के बाद जो नेटो की तो टोटल मेंबर्स की तादाद बन चुकी है वो 32 हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो स्वीडन है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक बड़ी कह ले कि लैंडमार्क स्पीच की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो नेटो को ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ हम सिक्योरिटी गेन नहीं करने के लिए कर रहे, बल्कि इससे हम जो नेटो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करेंगे। और यही बात एग्जैक्टली इस वीलॉग की बेसिस भी बनती है, जिसके ज़रिए आपको बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो भी समझ आएगी कि वो क्या है। दूसरा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इतनी आर्म डेवलपमेंट क्यों है जो यूरोप और रशिया को लेकर, क्योंकि जब इस खिते में अगर जंग होगी उससे पूरी की पूरी दुनिया मुतासर हो जाएगी, एक महंगाई की लहर आएगी और पता नहीं क्या कुछ जो समझे कि क्लैमिटीज आनी है दुनिया के ऊपर, अगर जो इस खिते में लड़ाई शुरू हो जाती है कि नेटो की और रशिया की। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को, ये कैसे जुनी है, ये बात इतना यानी कि इनपुट ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो वो इस तरीके से है कि बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी बेसिकली है क्या। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी वो ये कहती है कि जब कोई मुल्क अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, जो उसके मुकाबले में जो उसका हरीफ मुल्क होता है बहुत बड़ी जो ताकत होती है, जैसे कि पाकिस्तान के एग्जांपल में आप ले ले के इंडिया, जिसकी फ़ौज हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके पास जो हथियार है, सामान है, बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो इसलिए हमने 1950 की दिहाई में सीटो सेंटो के मुआहदे ज्वाइन किए सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमें सिक्योरिटी मिले। कहने का मकसद सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी ये कहती है जब एक मुल्क है जो कमज़ोर होता है या छोटा होता है किसी भी लिहाज से अपने हरीफ मुल्क की निस्बत, तो वो एक अलायंस को ज्वाइन कर लेता है जिससे उसको सिक्योरिटी मिलती है और एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है। वरना एक मुल्क अगर बहुत कमज़ोर है जो दूसरा बहुत ताकतवर है, तो उसने इस आने वाले वक्त में अनकरीब जो मर्जी हो जाए उस छोटे मुल्क पर हमला करना ही करना है। लेकिन जब ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाती है अलायंस की शमूलियत की वजह से, अलायंस को ज्वाइन करने की वजह से, तो फिर जो वो हरीफ मुल्क है जो बड़ी ताकत रखता है, बड़ा मुल्क होता है, बड़ा हरीफ होता है, वो छोटे मुल्क के ऊपर हमला करने से पहले सोचता है, क्योंकि फिर उसको एक मुल्क से नहीं लड़ना होता, पूरे अलायंस से लड़ना होता है। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। तो जो स्वीडन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम सिक्योरिटी गेन नहीं कर रहे, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड भी इधर करने आए हैं, तो इसका क्या मकसद हुआ या इसका क्या मतलब हुआ, तो वो ये सीधा सीधा बनता है कि पहली चीज़ तो ये कि वो अपनी सिक्योरिटी को देखेगा जो स्वीडन है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेटो है इसको भी बहुत फ़ायदा होगा स्वीडन की शमूलियत से। वो किस तरीके से, क्योंकि जो ये अब सेकंड नॉर्डिक कंट्री है जो इसको ज्वाइन करेगी। अगर मैंने नॉर्डिक का लफ्ज़ इसलिए ज़ोर दे के इस्तेमाल किया, अगर आपने मेरा वाइकिंग्स की जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी वो आपने देखा हो, मेरा व्लॉग जो आपको लिंक में शो हुआ होगा, तो वो उसके अंदर मैंने जिस रीजन की तरफ इशारा किया था वो यही रीजन बनता है जिसके अंदर फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इस तरह यानी
कि स्कैंडिनेवियन रीजन, मैंने आपको एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल की थी, तो उसमें स्वीडन भी आता था। अब ये मैंने क्यों दोबारा से आपको रिपीट कराया, रिमाइंड कराया, क्योंकि जो ये लोग हैं, जो ये स्वीडन है, जिस तरह मैंने आपको कहा 200 साल से न्यूट्रलिटी इसने अपनाई हुई थी, नॉन अलाइनमेंट के तहत ये किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं था। फिनलैंड भी बिल्कुल ऐसे ही कि रशिया के बॉर्डर के साथ ही जुड़ता है, लेकिन वो भी किसी इस तरह के मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं था। तो ये दो नॉर्डिक कंट्रीज, जब रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया यूक्रेन के अंदर, उसके बाद इन्होंने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और 2 साल की स्ट्रगल लगी है इसको। जो फिनलैंड है उसकी तो पिछले साल ही अप्रूवल हो गई थी, लेकिन 2 साल की जो स्ट्रगल लगी है स्वीडन की, उसके बाद जाके इसको अप्रूवल मिली है। अब स्ट्रगल क्यों लगी है इसको? क्योंकि जो नेटो के मेंबर इत्यादि है, नेटो का जो ये मंशूर है, उसके अंदर ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि सारे मेंबर्स की जो हम आंगी है वो होना ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो जो हंगरी थे और जो टर्की थे, तो वो इस चीज़ की जो शमूलियत है उसके ऊपर रोड़े अटका रहे थे। क्यों अटका रहे थे? क्योंकि जो टर्की है उसको ये मसला था कि जो एक कुर्दिस्तान की मूवमेंट है, जो कुर्द्स की मूवमेंट है, वो यूरोप के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हालांकि जो कुर्दिस्तान की जो ये पार्टी बनी हुई है उसको इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद यूरोप के अंदर जो है डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है। और जो टर्की है वो ये फील करता है, जो स्वीडन है उनके ऊपर नर्म रवैया रखा हुआ है, उनको सख्ती से कुर्द्स को डील नहीं कर रहा। मैंने कुर्द्स के ऊपर भी पूरा ये जो टर्की का मसला था इसका आपको बताया था। जो मेरा मिडल ईस्ट वाला वीलॉग था, आपको लिंक में शो हुआ होगा, कि इसमें मैंने ये बताया था कि कुर्द स्काउटर्स का क्या आपस में मसला है। तो जो ये इस यानी कि बुनियाद पे कि स्वीडन का नर्म रवैया है, टर्की इनकी शमूलियत होने नहीं दे रहा था, वो मसले पैदा कर रहा था। लेकिन फिर जो है इन्होंने आपस में मीटिंग वगैरह हुई और इन्होंने आपस में एग्री किया कि ट्रायल लैटरल जो टॉक्स है वो होती रहेगी मुस्तकबिल में, और इन की यानी कि फिर शमूलियत की इजाज़त दी टर्की ने। जो फिनलैंड हो गया और स्वीडन हो गया, और दूसरी तरफ रह गया हंगरी। तो हंगरी बेसिकली एक डील चाहता था, क्योंकि जो ये स्वीडन है इसके पास एक फाइटर जेट्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट्स है, ग्रिपेन फाइटर जेट्स जिनको ये कहते हैं, वो ये बाय करना चाहता था हंगरी अपने लिए। तो जो ये इनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात की वहाँ पे, ये फिर एक डील सामने आई कि जिसमें हंगरी, ये जो स्वीडन है, इसने एग्री किया कि वो हंगरी को अपने जेट्स की फरोख्त करेगा। उसके साथ ही उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी। तो 2 साल की स्ट्रगल लगी। हालांकि जो नेटो है वो चाहता था कि ये जितना जल्द हो सके ये दोनों मेंबर बन सके। ये क्यों बन सके, अब इस डिटेल में हम जाते हैं। जो मैंने आपको कहा था, एक बैलेंस ऑफ पावर को प्रूव करने के लिए कि छोटा जो मुल्क है वो करता है कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए, लेकिन जब अलायंस में बनता है तो अलायंस को भी तो कुछ मिलता है ना। सिर्फ अलायंस वाले वैसे ही तो किसी को भी अपना हिस्सा नहीं बना लेंगे। अलायंस वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी दूसरे की जंग में कूद जाए और अपना बेड़ा कर करा ले। तो मैंने इसलिए कहा था ये बहुत बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट है यूरोप और रशिया को लेके। इस वजह से, किस वजह से थी कि मैं अब वो वजह आपको बताता हूँ। 500 साल पुरानी नेवी है स्वीडन के पास, और जितनी ये नेटो मेंबर्स हैं इनके पास मेजोरिटी में नेवी नहीं है। इनकी जो मजबूत यानी कि इनकी जो एक कह ले कि एडवांटेज इनके पास है वो इनकी एयरफोर्स है, या दूसरा जो इनकी ज़मीनी फ़ौज है, लेकिन इनके पास नेवी नहीं है। तो जो ये स्वीडन है, एक तो इसके पास है मजबूत 500 साल यानी कि तारीख है कि पुरानी नेवी है इसके पास है, जो बाल्टिक सी है उसके अंदर इसका काफ़ी होल्ड है। दूसरी तरफ ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये फाइटर जेट्स बनाता है, ग्रिपेन मैंने आपको बताया। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाता है, फिर ये जूनियर सबमरीन बनाता है, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट ये टैंक्स बनाता है। और इसके अलावा इसके पास एक स्टॉक पाइल है कि आप समझे कि ढेर लगा हुआ है, इसने ज़ख़ीरा किया हुआ है असले का। क्योंकि जो यूरोप के अंदर सबसे बड़े एम्यूनिशन प्रोड्यूसर कोई है तो वो ये स्वीडन का उसमें नाम आता है कि सबसे बड़े एम्यूनिशन असला यानी कि बनाने के कारखाने स्वीडन के अंदर है। वो क्यों है? क्योंकि जब वो न्यूट्रल था, 200 साल न्यूट्रल था, लेकिन रशिया की तरफ से इसको ख़तरा भी रहता था। फिर भी इसके बावजूद ये जब किसी के साथ अलायंस नहीं कर रहा था, न्यूट्रलिटी की पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई हुई थी इसने, तो जाहिर सी बात है ये फिर अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस करता था। और दूसरा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये नॉर्डिक कंट्रीज़ है, तो ये यानी कि सख्त जान लोग हैं, लड़ाका लोग भी थे। और फिनलैंड हो जाए, उसका भी यही है कि उसका बॉर्डर रशिया के साथ लगता था, लेकिन उसने भी कोई जो नहीं है अपनी, वो उस वक्त अभी 2023 से पहले तक कोई नेटो वगैरह का अलायंस वगैरह
उसने ज्वाइन नहीं की हुई थी, लेकिन जब यूक्रेन की सिचुएशन आई है उसने ज्वाइन किया। और अब इन दो मुल्कों के अंदर ही आप ये देखें कि जिस तरह ये फिनलैंड है, इसके अंदर जो लाजमी एक होती है ना कि फ़ौजी सर्विस आपने करनी करनी होती है, एक टाइम पीरियड होता है, आपने वो अपनी जो फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस है, उनके अंदर सर्व करना होता है। फिनलैंड के अंदर ये पॉलिसी लागू है, तो इनकी जो रिक्रूटमेंट है एक तो आर्म फोर्सेस के अंदर, दूसरा जो इनकी जूनियर ट्रेनिंग होगी और जो होता है प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप करके रखी है। यूरोप की इतनी खासी नहीं है, और उसकी एग्जांपल हमें कहाँ से मिलती है? यूक्रेन के अंदर जो मार पड़ी है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो नहीं आके लड़ रहे, लेकिन सारी ट्रेनिंग, सारा असला, सब जो स्ट्रेटजीज है, जो प्लान्स है, वो तो यूक्रेन को यूरोप वाले ही दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो नहीं है, ये फिनलैंड और जो स्वीडन है, इनके आने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा नेटो को इस सूरत में कि एक तो इनके पास जो नहीं नेवी भी आएगी, दूसरा इनके पास जो है बाल्टिक सी, उसका भी कंट्रोल होगा। वो किस तरीके से? क्योंकि जो स्वीडन का आप नक्शे के ऊपर देखें तो ये जो इसकी कोस्ट है, ये बहुत बड़ी कोस्टल इसकी जो नहीं है एक लाइन है, और जब अगर नेटो की जंग होती है रशिया के साथ, तो फौरी तौर पे जो नेटो है इस पूरे जो सी का, बाल्टिक सी का जो है वो कंट्रोल संभाल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर नक्शे में आप देखें कि जो ये है स्वीडन है, इसके एक तरफ था जो नहीं है तीन, यानी कि इसको बॉर्डर लगते हैं फिनलैंड का, डेनमार्क का और नॉर्वे का। अब डेनमार्क और नॉर्वे ये वो मुल्क के जो फाउंडिंग मेंबर थे 12 नेटो के, उनकी यानी कि वो पहले नेटो का हिस्सा थे। दूसरी तरफ जो फिनलैंड था वो भी 2023 में बन गया। तो इसके बाद रह जाता है स्वीडन, जिसकी वजह से जो स्वीडन है वो अपने आप को काफ़ी जो वनरेबल फील करता है कि अगर कोई भी हमला हो तो क्या गारंटी है कि जो ये इत्तेहादी मुल्क है आएंगे। क्योंकि 2013 के अंदर ही जो ये रशिया है, इसने जो नहीं अपने जो फाइटर प्लेन्स है उनको इसकी बॉर्डर्स के ऊपर, इसकी सरहदों के ऊपर उड़ाया, इसकी यानी कि टेरिटरी के अंदर दाखिल किया, और इसको जो नेटो के जेट्स हैं उनकी एयरफोर्स की यानी कि नेटो की ज़रूरत पड़ी थी रशिया के जो ये फाइटर जेट्स थे इनको फेंड ऑफ करने के लिए। इसके अलावा जो फिर अगले ही साल उसकी जो सबमरीन्स है जो रशिया की, वो इसकी हदूद के अंदर दाखिल हो जाती है। तो ये इतनी अनप्रिपेयर्ड थी जो स्वीडन की मिलिट्री है उस वक्त जो रशिया का मुकाबला करना है। रशिया का मुकाबला करने के लिए मैं सिर्फ अनप्रिपेयर्ड कह रहा हूँ, वरना वो काफ़ी यानी कि ठीक ठाक है। रशिया एक बहुत बड़ी बला है, उसका जो एक रकबा है वो ये आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी यानी कि रशिया बला है। और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी की मिलिट्री माइट है तो वो रशिया, वो चाइना की नहीं है, रशिया की दूसरे नंबर पे आता है। और अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है तो वो रशिया दे सकता है। इस वजह से रशिया के मुकाबले में काफ़ी अनप्रिपेयर्ड था, तो नेटो की उसको मदद की ज़रूरत पड़ी थी। और अभी भी जो उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कई मौक़ों पर कह चुके थे कि हमारे पास क्या गारंटी है कि अगर हमारे ऊपर हमला हो जाता है, रशिया हमला कर देता है, तो हमारी मदद को जो नेटो है वो प्रैक्टिकली पहुंचेगा। क्योंकि हम विश कर सकते हैं, हम होप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जिसकी वजह से नेटो हमारी मदद को प्रैक्टिकली कूद पड़े। और वो सिर्फ किस वजह से हमें मिल सकती है, वो था जो नेटो का चार्टर आर्टिकल 5 के एक पे हमला सब पे हमला उसी सूरत में मिल सकता है। इसीलिए फिर इन्होंने इसके लिए अप्लाई किया जो नेटो की मेंबरशिप के लिए। अब दूसरी चीज़ एक और मैं इम्पोर्टेंट आपको ये बताऊँ कि नेटो को इसके अलावा क्या मिलेगा। एक तो सी रूट मिलेगा, दूसरा इनकी ये जो दोनों ममालिक की जो ये है मिलिट्री माइट वो भी आएगी। तीसरा एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा नेटो को मिलेगा और जो रशिया को नुकसान पहुंचाएगा वो ये कि जो जर्मनी के साथ जो आता है नीचे की तरफ, अगर स्वीडन के नक्शे की तरफ आप देखें कि स्वीडन के नक्शे के साथ आता है डेनमार्क का लैंड लगता है, और जो डेनमार्क का लैंड है वो लगता है जर्मनी के साथ। और जर्मनी नेटो के एक बहुत बड़ा यानी कि समझे कि मरकज़ है ताकत का, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और जो बाकी यानी कि मुल्क आ जाते हैं नेटो के ग्राउंड सप्लाईज देने के लिए सबसे ज़्यादा जो फास्ट कोई हरकत में आए वो जर्मनी की तरफ से ही जो फोर्सेस है, जो एड है वो पहुंच सकती है। और सबसे जो फास्ट कहते हैं कि किसी भी मुल्क को कोई जो नहीं है मदद दी जा सकती है या उसको डिफेंड किया जा सकता है, वो तो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए ही हो सकता है। जो एयरफोर्स है वो ऊपर से बमबारी करती है, जो नेवी है वो समुंदर के अंदर रहती है, बिल आखिर लड़ाई तो जाके मैदान के अंदर ही ज़्यादातर लड़नी पड़ती है। खैर अब दौर जदीद हो गया है, मिसाइल वगैरह सारा कुछ आ गया, लेकिन एकदम से मिसाइल वगैरह भी तो फायर नहीं होते ना, कुछ इंटरनेशनल कवानीन वगैरह हर किसी
किसी के पास अब मिसाइल जदीद है, एक कोई दूसरा मिसाइल मारेगा या एयरफोर्स के ज़रिए कोई ऐसा बड़ा बम फेंकेगा तो ज़ाहिर है अगले के पास भी है। तो जो फाइट्स होती है बेसिकली ग्राउंड के ऊपर होती है, इसलिए ग्राउंड की एक्सेस जो अब इन ममालिक जो ये नॉर्वे और फिनलैंड थे इनके डिफेंड करने के लिए जो लैंड की एक्सेस है वो स्वीडन की शमूलियत की वजह से मिल चुकी है। और ये अब रशिया के लिए बड़ी जो नहीं है ख़तरे की घंटी बजती है, क्योंकि ऑलरेडी ये मिलिट्री मार्च तो थी जो ये फिनलैंड और स्वीडन है, लेकिन इसके साथ ही अब जो नेटो के पास एक लैंड का एक्सेस आ गया, लैंड रूट आ गया इन ममालिक तक जो नहीं है फौरी तौर पे पहुंचने के लिए इमदाद वगैरह, और इनकी तरफ से जो नहीं है लड़ने के लिए रशिया के साथ। और दूसरी चीज़ एक समुंदर का कंट्रोल भी जो बाल्टिक सी है उसका वो कर लेंगे। अब एक और पॉइंट ये कि जो आपको मैंने कहा था कि जो स्वीडन ने कहा था कि हम सिक्योरिटी सिर्फ हमें नहीं मिलेगी हम बल्कि देंगे भी, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जो रशिया है उसका जो डायरेक्ट हदफ है वो तो देखा जाए प्रैक्टिकली ना स्वीडन बनेगा, ना फिनलैंड बनेगा, ना नॉर्वे बनेगा। अगर जो ये होता है यानी कि जो यूक्रेन है ये फॉल कर जाता है, यानी कि यूक्रेन को वो फतह कर लेता है रशिया, उसका जो अगला हदफ कोई डायरेक्ट हो सकता है तो वो बाल्टिक स्टेट्स हो सकती है जो डायरेक्ट उसके साथ जुड़ती है। और उनमें भी कौन सी, जो पोलैंड है जो बेलारूस के साथ होकर जुड़ती है, और बेलारूस में रशिया का होल्ड है, और बेलारूस तो वैसे रशिया के कहने पे जो नहीं है बड़ी बड़ी बढ़ के मारता है और उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। तो अगला जो हदफ हो सकता है या पोलैंड होगा या बाल्टिक स्टेट्स होंगी। ये तो समुद्र पार करके फिर जाके फिनलैंड आता है, फिर आता है जो स्वीडन है, और आगे जाके नॉर्वे डेनमार्क वगैरह आते हैं। तो डायरेक्ट हदफ उनकी बात भी ठीक है, जो हालांकि उन्होंने ये अपनी स्पीच में कहा है प्राइम मिनिस्टर ने स्वीडन के कि जो ये है रशिया है इसका जो ख़तरा है जो फॉरसीएबल फ्यूचर है उसमें जाता हुआ यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के हवाले से जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन फॉल करता है, इसने अपने नेबर स्टेट्स के ऊपर करना ही करना है हमला, लेकिन वो नेबर स्टेट्स पहले बाल्टिक स्टेट्स बनती है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब बाल्टिक सी मिलेगा, ज़रा जो अगर बाल्टिक स्टेट्स के ऊपर हमला होगा फिर ये उनको दुनिया एड प्रोवाइड कर सकेंगे, उनके साथ मिल के या उनके थ्रू लड़ सकेंगे जिस तरह यूक्रेन के थ्रू लड़ने में लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट उनका भी ठीक है कि उनको अभी सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी नेटो को या बाल्टिक रीजन को ज़रूरत है, और वो ये स्वीडन प्रोवाइड करेगा। दूसरी तरफ जो रशिया है उसने कहा है कि हम सूरत हाल को देखते हुए जो ये स्वीडन ने शमूलियत की है हम जो नहीं इस हिसाब से कुछ काउंटर मेजर्स लेंगे, वो क्या होंगे वो तो वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन ये एक सिचुएशन जो डेवलप कर गया है कि एक मुल्क ने अपनी 200 साल न्यूट्रलिटी को छोड़ दिया है, एक बैलेंस ऑफ पावर जो हमें इस वक्त देखने को मिल गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जब जब माजी में बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू जो अलाइंसेस बने हैं बिल आखिर वो बड़ी जंगों में ही तब्दील हुए, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अलाइंसेस क्रिएट हुए बैलेंस ऑफ पावर की वजह से, तब भी जंगें हुई, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी अलाइंसेस हुए तब भी जंगें हुई, और अब अल्लाह ना करे अगर इनके दरमियान जंग छिड़ जाती है तो आप सोच नहीं सकते कि पूरी दुनिया इससे कितना इफेक्ट होगी। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं और अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह रशिया को भी हिदायत दे कि वो भी दुनिया आगे ना बढ़े, क्योंकि बड़ा फिर तो इनकी जंग होनी है और जंग होगी तो पूरी दुनिया उसमें लपेटी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है, हमें याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।